हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम प्रश्न पत्र सेकेंड हिंदी। गाइज ये पेपर हुआ था 8 जुलाई सन 2018 में, जो कि पेपर निरस्त हो गया था, वही एग्ज़ाम हुआ था। और गाइज अगर इससे पहले के भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने होंगे तो प्लीज़ जा करके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। और गाइज आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं। तो गाइज आपके जानकारी के लिए बता दें कि अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के अनेकों भेद हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे विद्वानों ने, किसी ने 4 माना तो किसी ने 5 माना। जैसे कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों के 4 भेद हैं। वही गाइज अगर हम बात करें भोलानाथ तिवारी की, तो उन्होंने अपने भाषा विज्ञान में लिखा है कि कुछ ने इसके 5 भेद स्पष्ट किए हैं और उन्होंने वो 5 भेदों को भी बताया है स्पष्ट, इस स्पृष्ट, अंतःस्थ, इस द्विवृत्त जिसको उष्म कहा गया है और विवृत्त जिसको कि स्वर कहा गया है और संवृत्त किए गए हैं। ये पूरे के पूरे 5 भेद बताया गया है। तो गाइज इसका आंसर दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन दोनों हो सकता है। तो गाइज इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर न होने के कारण एनटीए ने इस प्रश्न को चेक नहीं किया। तो गाइज इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 और 5, यानी कि अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के अनेक भेद होते हैं। उसमें कुछ विद्वानों ने 4 माने हैं तो कुछ ने 5 माने हैं। तो गाइज हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज प्रश्न है हमारा अगला, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। और पहला ऑप्शन है ब्रजभाषा, दूसरा कन्नौजी, तीसरा बुंदेली और चौथा मगही। तो गाइज आपको बता दें कि पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं, खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। मगही, मैथिली और भोजपुरी गाइज बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। तो गाइज हमारा इसका उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 4, मगही पश्चिमी हिंदी की बोली में नहीं आता, बल्कि यह बिहारी हिंदी की बोलियों में आता है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। और प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो, और गाइज ऑप्शन नंबर पहला है प्राकृत में लिखी गई हैं, दूसरा पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं और तीसरा पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं और चौथा गाइज है तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। तो गाइज इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 4, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो गाइज हम इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। इस संबंध में विद्वानों का कथन कुछ इस प्रकार से गाइज, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल में हिंदी भाषा साहित्यिक अपभ्रंश के साथ साथ चलती हुई क्रमशः जन भाषा के रूप में साहित्य रचना का माध्यम बन रही थी, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है। तो हम चलते हैं गाइज अपने अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 4 है गाइज, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? और पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है राहुल सांकृत्यायन, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है गाइज गोविंद चित्रा त्रिगुणायत। और गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। और गाइज आपको बता दें कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और इसके संदर्भ में इनके और भी कथन इस प्रकार से हैं गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं, ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों के ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया। और दूसरे नंबर पे वो लिखते हैं, कबीर ने जिस
प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज प्रश्न संख्या 5 है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? और गाइज ऑप्शन पहला है जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा है मिश्र बंधु, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और चौथा है रामकुमार वर्मा। तो गाइज यह विचार रामचंद्र शुक्ल का है। तो गाइज सही उत्तर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 3, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। जो यह ऊपर विचार कहा गया है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। और प्रश्न है गाइज, प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से? और पहला ऑप्शन है राम भक्ति शाखा, दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा, तीसरा है स्वसुखी शाखा और चौथा है ज्ञान मार्गी शाखा। तो गाइज प्राणचंद्र चौहान का संबंध राम भक्ति शाखा से है। तो सही उत्तर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर पहला। गाइज इनके अलावा स्वामी अग्रदास, नाभादास जी, हृदय राम, रायमल पांडे, रामचरण दास, ये भी राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। और रामायण महानाटक गाइज प्राणचंद्र चौहान का रचना है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज प्रश्न है कि भंवर गीत किसकी रचना है? और ऑप्शन नंबर पहला है सूरदास, दूसरा नंददास, तीसरा चतुर्भुज दास और चौथा है कृष्णदास। तो गाइज भंवर गीत जो रचना है वो है नंददास की। तो हमारा सही उत्तर हुआ गाइज ऑप्शन नंबर 2 नंददास। भंवर गीत नंददास का है। तो हम चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज देखिए भंवर गीत नंददास का और भ्रमर गीत सूरदास का और फिर से भ्रमर गीत आता है जो कि कृष्णदास का। तो गाइज कभी भी भ्रमर गीत आए और उसमें सूरदास या फिर कृष्णदास दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो तो प्लीज़ आप उसका आंसर जरूर टिक करके आइए। और देखिए गाइज एक और रचना है भ्रमर दूत और इसके रचनाकार है सत्यनारायण कविरत्न और पवन दूत ये है हरि औध जी का। गाइज जो कि क्लास 12 के बुक में यह दिया हुआ है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा प्रश्न संख्या 8 है गाइज, राजनीति रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के। और पहला ऑप्शन है चरमोत्कर्ष का युग है, दूसरा है उत्थान का युग है, तीसरा है विस्तार का युग है और चौथा है चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। तो गाइज हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है यही इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। राजनीति रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तर ह्रास और पतन का युग है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। और गाइज प्रश्न है, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन रजपूतन के दान युद्ध जुर्बे में नेकू जे न मुरके, नित देनवारे हैं मही के मही पालन को, हिये के विरुद्ध है सनेही साँचे उड़के। ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दमाद है अदानिया ससुर के। चोजिन के चोजी महा मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के। और पहला ऑप्शन है गाइज अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर और दूसरा ऑप्शन है जगत सिंह और गाइज तीसरा ऑप्शन है राजा पारीछत और चौथा ऑप्शन है महाराज उदित नारायण सिंह। तो गाइज पूछा है कि म्यान से तलवार किसने निकाला और यह वचन कहा। तो गाइज जिन्होंने म्यान से तलवार निकाला वो थे अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ गाइज ऑप्शन नंबर पहला, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। आचार्य शुक्ल के अनुसार तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी जिनका पूरा नाम लाला ठाकुर दास था,
ने राजा पारीक्षत को हिम्मत बहादुर के षड्यंत्र को संकेत में बताया था। जब यह बात हिम्मत बहादुर को पता चली तो वह ठाकुर पर बहुत नाराज हुए। इसी से संबंधित बात के दौरान ठाकुर ने तलवार खींचते हुए अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर से प्रश्नगत बात कही थी और तलवार निकाल ली थी म्यान से। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगन मोहन सिंह की नहीं है। और गाइज पहला ऑप्शन है प्रेम संपत्ति कला, दूसरा है श्यामलता, तीसरा है श्यामा सरोजनी और चौथा है प्रेम प्रलाप। तो गाइज जो प्रेम प्रलाप है यह रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और गाइज यहाँ पर यह जो प्रेम संपत्ति कला है यह भी जगन मोहन सिंह की रचना नहीं है। अगर प्रेम संपत्ति कला की जगह गाइज यहाँ पर संपत्ति लता होता तो वो जगन मोहन सिंह की रचना होती। लेकिन गाइज इस प्रश्न का दो आंसर हुआ, एक तो पहला वाला ऑप्शन प्रेम संपत्ति कला और एक जो चौथा वाला ऑप्शन है प्रेम प्रलाप। गाइज ये दोनों रचनाएं जगन मोहन सिंह की नहीं है। अगर प्रेम संपत्ति कला की जगह पर संपत्ति लता होता तो यह रचना जगन मोहन सिंह की रचना होती। तो गाइज हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। और गाइज प्रश्न है, बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। और पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र और दूसरा ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तीसरा है ठाकुर जगन मोहन सिंह और चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो गाइज ऊपर जो पंक्तियाँ कही गई हैं वो पंक्तियाँ बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की हैं। तो हमारा गाइज सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गाइज अभी जो हमने ऊपर की पंक्तियाँ पढ़ी थी उसके आगे की पंक्तियाँ भी गाइज कुछ इस प्रकार हैं कि जैसे लिखा हुआ था, बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए ते ही त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना, घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम ओहो बिथा बारी वृथा बरसाइए ना, चित चैत की चांदनी चाह भरी नरचा चलीबे की चलाइए ना, चर्चा चलीबे की चलाइए ना। कजली कादम्बिनी इनकी कजलियों का संग्रह है गाइज। और जो ऊपर पंक्तियाँ दी गई थी वो तो आप लोग को पता ही होगा कि हमने बताया था कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की वो पंक्तियाँ हैं और जो प्रेमघन है वो भारतेंदु युग के कवि हैं गाइज। और इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा गाइज प्रश्न है, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। और गाइज ऑप्शन नंबर पहला है अंबिका दत्त व्यास, दूसरा है श्रीधर पाठक, तीसरा है राम नरेश त्रिपाठी और चौथा है गाइज अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो गाइज इन पंक्तियों के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ श्रीधर पाठक। तो गाइज हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइस प्रश्न संख्या 13 है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है। पहला ऑप्शन है शरद चंद्र, दूसरा है बंकिम चंद्र, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन है विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो गाइस आवारा मसीहा जिसके जीवनी पर आधारित है वो है गाइज ऑप्शन नंबर पहला शरद चंद्र। गाइज आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी है और इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं और शरद चंद्र की जीवनी है यह। और यह 3 पर्वों में विभक्त है, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो गाइज अगला प्रश्न है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से उद्घृत है। तो गाइज आपको बता दें कि ये पंक्तियाँ जो है महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है और यह पंक्तियाँ गाइज ऑप्शन नंबर 2 जो है युद्ध और नारी निबंध से लिया गया है। तो गाइज इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2 युद्ध और नारी से ये पंक्तियाँ ऊपर की ली गई हैं कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। और गाइज आप लोगों को मैंने बताया कि यह पंक्तियाँ हैं महादेवी वर्मा जी का। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। और पहला ऑप्शन है
ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, दूसरा है नीलम देश की राजकन्या, तीसरा है बाहुबली और चौथा गाइज ऑप्शन है दृष्टिकोण। तो गाइज जो ग्रामोफोन का रिकॉर्ड कहानी है, इस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। और गाइज इस कहानी के जो कहानीकार हैं वो हैं जैनेन्द्र कुमार। और चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? और पहला ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, दूसरा है परीक्षा गुरु, तीसरा आदर्श दंपत्ति और चौथा है प्रणयिनी परिणय। और गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2, परीक्षा गुरु में। परीक्षा गुरु उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा का वर्णन किया गया है। वहीं पर गाइज जो ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 1 है नूतन ब्रह्मचारी। इसमें गाइज महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ब्रह्मचारी विनायक के सरल व्यवहार से डाकू के हृदय परिवर्तन की कथा का वर्णन किया गया है। और गाइज वहीं पर ये जो आदर्श दंपत्ति है उसमें भारतीय संस्कृति के अनुसार पति पत्नी का प्रेममय जीवन यापन का वर्णन किया गया है। और प्रणयिनी परिणय में संस्कृत की रचना कादम्बरी का प्रभाव है और इसमें नायक नायिका के प्रेम विरह और मिलन का वर्णन किया गया है। और गाइज प्रणयिनी परिणय यह रचना है किशोरीलाल गोस्वामी जी का। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? पहला ऑप्शन है कल्याणी परिणय, दूसरा है राजश्री, तीसरा है स्कंदगुप्त और चौथा ऑप्शन है गाइज अजात शत्रु। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 3, स्कंदगुप्त का पात्र है पर्णदत्त। और वहीं गाइज कार्नेलिया, जो कार्नेलिया पात्र है गाइज वो है कल्याणी परिणय नाटक का। और विकट घोष ये जो पात्र है वो है राजश्री नाटक का। और छलना गाइज यह पात्र है अजातशत्रु नाटक का। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज हमारा प्रश्न संख्या 18 है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी, दूसरा है नंद दुलारे वाजपेयी, तीसरा है ऑप्शन नेमिचंद्र जैन और चौथा ऑप्शन है शिवदान सिंह चौहान। तो गाइज हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। और इसका प्रकाशन वर्ष है गाइज 1942 ईस्वी। और वहीं हमारे साहित्य निर्माता का प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। और गाइज इसके लेखक हैं शांति प्रिय द्विवेदी। और वहीं गाइज दृश्य अदृश्य इसके लेखक हैं नेमिचंद्र जैन और प्रकाशन वर्ष गाइज 1993 ईस्वी। और वहीं साहित्य की समस्याएं इसका प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी और लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज प्रश्न संख्या 19 है, आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है? और गाइज पहला ऑप्शन है अनुमितिवाद, दूसरा है भोगवाद, तीसरा है अभिव्यक्तिवाद और चौथा है गाइज ऑप्शन आरोपवाद। तो गाइज आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है अनुमितिवाद। तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर पहला, अनुमितिवाद शंकुक के सिद्धांत का नाम है, जो कि भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता हैं। तो हम चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज आपको बता दें कि भरत मुनि का जो सूत्र है वो है विवाह अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति है। और गाइज इसकी व्याख्या 4 विद्वानों ने की है, जिनका सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार से है। भट्टलोल्लट, गाइज भट्टलोल्लट का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद और इनका दर्शन है मीमांसा। और शंकुक का सिद्धांत अनुमितिवाद और दर्शन है न्याय। और वहीं भट्टनायक का सिद्धांत भुक्ति या भोगवाद और साक्ष्य दर्शन से संबंधित है ये। और अभिनव गुप्त का सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद और गाइज यह शैव दर्शन से संबंधित है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक I.A. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? और गाइज पहला ऑप्शन है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, दूसरा है नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ द कल्चर और तीसरा है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म,
चौथा है कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। तो गाइज आइए रिचर्ड्स द्वारा लिखित जो पुस्तक नहीं है गाइज वो है ऑप्शन नंबर 2, नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। यह प्रश्न संख्या 20 का दूसरा नंबर का उत्तर सही है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज आपको बता दें कि जो बाकी सब रचना है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, गाइज ये सारी रचनाएं रिचर्ड्स की हैं। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। और गाइज प्रश्न है घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जोह करे परम महासु ईर्खु करे दूरीय अशेष हरे। उपर्युक्त दोहे में महासु का संबंध किन किससे है? और गाइज जो पहला ऑप्शन है उसमें लिखा गया है कि महासुख महासु का तत्सम रूप है। और जो बी ऑप्शन है वो है कि महासुख वज्रयानियों का परिभाषिक शब्द है। और जो सी ऑप्शन है वो है कह रहा है कि प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। और डी ऑप्शन में है कि महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। तो गाइस यह जो ऊपर की पंक्तियां दी गई हैं कि घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जोह करे परम महासुख एक करे दूरीय अशेष हरे। गाइस यह पंक्तियां जो हैं वो सरहपा की हैं। और गाइस यहाँ पर महासुख का तत्सम रूप है और महासुख वज्रयानियों का परिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में साधक है, बाधक नहीं है। और गाइज आचार्य शुक्ल जी ने अपने इतिहास में कहते हैं कि वज्रयान में महासुख वह दशा बतलाई गई जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में विलीन हो जाता है। तो गाइज हमारा सही उत्तर जाता है ऑप्शन नंबर 3 को। जो ऑप्शन नंबर 3 है यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ए, बी और जो सी है गाइस यही हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 4 है गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। इन पंक्तियों में तुलसीदास का अभिप्राय है। और ए ऑप्शन है नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। बी है जनता हठ योग को पसंद करती थी। सी है योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। डी ऑप्शन है जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। और गाइज ऑप्शन आप देख ही रहे हैं कि कौन कौन सा कोड दिया गया है। तो गाइज आपको हम बता दें कि गोरखनाथ नाथ पंथ से संबंधित है और तुलसीदास जी ने इनके बारे में कहा है कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। इस भक्ति का अभिप्राय है कि नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है और योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता को भक्ति भावना दब गई थी। और शुक्ल जी भी कहते हैं इनके बारे में और कहते हैं कि नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। रागात्मिका वृत्ति से उसका कोई लगाव नहीं, अतः रमते जोगियों की रहस्य भरी वाणियां सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्ति की सच्ची भावना दब गई थी, उठने ही नहीं पाती थी, वो एकदम पूरी तरह से दब गई थी। तो गाइस हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 4। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 4। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ और सही उत्तर है ऑप्शन ए नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। और सी जो ऑप्शन है योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज प्रश्न है ना नगरी काया विधि किन्हा ले खोजा पावा ते चिन्हा पे सुठी अगम पंथ बड़ बांका तस मार्ग जस सुई क नाका बांक चढ़ाओ 7 खंड ऊंचा 4 बसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त 4 बसेरे से अभिप्राय है। और गाइज आप लोगों ने शायद देखा होगा कि इस टाइम इस तरह के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जो कि 4 लाइन दे दिया जा रहा है और उसमें से किसी भी एक शब्द को उठा करके पूछ लिया जा रहा है कि इसका क्या अर्थ होगा बताइए। इसी तरह से पिछली बार भी दिसंबर के पेपर में हुआ था और वहाँ पर कबीरदास जी की पंक्तियाँ पूछी गई थी और पूछा गया था कि वैजंतरी का क्या अर्थ होगा। तो
तो गाइज इसी तरह से कोई भी पंक्तियां दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इस शब्द का क्या अर्थ होगा, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर में क्या उसका अर्थ होगा, जो कि हम लोग अक्सर उसको पढ़े ही नहीं रहते हैं। तो गाइज देखिए ऑप्शन नंबर पहला है 4 धर्मशालाएं, और बी ऑप्शन है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, और सी ऑप्शन है शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान, और डी ऑप्शन है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ। तो हम आप लोगों को बता दें कि जो उपर्युक्त पंक्तियां लिखी गई हैं गाइस, यह पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी की रचना अखरावट की पंक्तियां हैं, और इनमें से 4 बसेरे का अर्थ अष्टांग योग में से 4 योग प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है, और सूफी सिद्धांत के 4 सोपान शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत है। तो गाइज हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2। तो इस हिसाब से हमारा गाइज सही उत्तर जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त 4 बसेरे से अभिप्राय है गाइज प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, और शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और गाइज प्रश्न है जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिरही अजहूँ बनारसी, आस पासा आचार सहित विप्र करही दंड उती, तिन तने रविदास दासानुदासा। इस काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? और ए ऑप्शन है लोक व्यवहार, बी है वर्ण व्यवस्था, सी है विनय, और डी ऑप्शन है गाइज गर्वोक्ति। तो गाइज हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 2। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, बी और सी। गाइज सही उत्तर हुआ लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था और विनय। निर्गुण पंथी रैदास, जिसको रविदास कहा जाता है, इनकी यह पंक्तियां हैं, और इन पंक्तियों में लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था और विनयशीलता की अभिव्यंजना किया गया है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और गाइज प्रश्न है झूठो है झूठो है झूठो सदा जगू, संत कहंत जे अंत लहा है, ताको सहे सठ संकट कोटिक काढ़त दंत, करंत हहा है, जान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है, जानकी जीवनु जान न जानियो, तो जान कहावत जानियो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि, और गाइस पहला ऑप्शन है उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है, और बी ऑप्शन है कि वे स्वयं में महागवार हैं, और सी है कि संसार को झूठा कहने वाले महागवार हैं, और डी है जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गवार हैं। तो गाइज आप लोग को बता दें कि यह जो ऊपर पंक्तियां दी गई हैं, यह पंक्तियां तुलसीदास जी की कवितावली की पंक्तियां हैं, और इन पंक्तियों में संसार को झूठा तथा अनेकों कष्टों को देने वाला कहा गया है। तुलसीदास जी अपने को संबोधित करके लोगों को यह कहते हैं कि उन्हें अर्थात कि तुलसी जी को अपने ज्ञानीपन पर बहुत अभिमान है, लेकिन वे वास्तव में ज्ञानी नहीं हैं, वे स्वयं महागवार हैं। चौथी पंक्ति का अर्थ है वे लोग भी महागवार हैं जो श्री रामचंद्र एवं जानकी जी के जीवन से अनभिज्ञ हैं। तो गाइस हमारा सही उत्तर होता है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ जो पंक्ति ए दी गई है और पंक्ति बी दी गई है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। जो चौथी पंक्तियां हैं गाइस उसका यही अर्थ है कि उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत ही अभिमान हो गया था और वे स्वयं महागवार हैं। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गाइस एक बार और कि यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में कि जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गवार हैं। तो गाइस चौथी पंक्ति में ये नहीं कहा गया है, और तुलसीदास जी ने कहा है कि जानकी के जीवन से और रामचंद्र जी के जीवन से जो लोग अनभिज्ञ हैं वो महागवार हैं, इसीलिए यह पंक्ति गाइस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइस हमारा प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय हैं उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसहु निकसत नहीं,
ऊधो तिरछे वै जो अड़े। और जो ए ऑप्शन है गाइज वो कह रहा है कि गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं। बी ऑप्शन है वह उन्हें दिल से निकालना चाहती हैं लेकिन निकलते ही नहीं। सी ऑप्शन है वह उन्हें दिल में बनाए रखना चाहती हैं। और डी ऑप्शन है कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। तो गाइज ये पंक्तियाँ सूरदास के भ्रमर गीत की हैं और उद्धव और गोपियों के निर्गुण और सगुण के पक्ष में संवाद को दर्शाया गया है। और इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मेरे हृदय में माखन चोर अर्थात कि श्री कृष्ण बस गए हैं और वह उन्हें अपने दिल में बसाए रखना चाहती हैं। श्री कृष्ण को दिल से निकालना अब गोपियों के लिए संभव नहीं है अर्थात वह श्री कृष्ण को अपने हृदय से नहीं निकाल सकती। तो गाइज हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर जो 4 है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो ए हुआ, सी हुआ और ऑप्शन नंबर डी गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ कि गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। तो हम चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज हमारा अगला प्रश्न है कि रीति मुक्त कविता की विशेषताएं हैं। और जो ए ऑप्शन है गाइज यह बता रहा है कि यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। और बी ऑप्शन है यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। और सी ऑप्शन है गाइज यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। और डी ऑप्शन है अभिव्यंजना में यह अविधा मूलक है। तो गाइज हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर पहला। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, बी और सी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ कि यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है और यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। गाइज यह रीति मुक्त कविता की विशेषताएं हैं। और गाइज चलते हैं आगे की लाइनों को पढ़ते हैं। और देखिए लिखा गया है कि रीति काल की कविता मुख्यतः 3 भेद है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति मुक्त का आशय ही है रीतियों या बंधनों से मुक्त। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है और यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। अभिव्यंजना में यह लक्षणामूलक और व्यंजनामूलक है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज हमारा प्रश्न संख्या 28 है और प्रश्न कहा जा रहा है कि किंसुक पुंज में फूली रहे सुलगी उड़दो जू वियोग तिहारे, मातो फिरे न घिरे अबलानी पै जान मनोज यूं डारत मारे, वह अभिलाषनी पात निपात कढ़े ही सुल उसांसनी डारे, है पतझार बसंत दुहूं घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भावाभिव्यंजना के कौन कौन रूप व्यक्त हुए हैं। और गाइज ए ऑप्शन है उक्ति वैचित्र, बी है उक्ति चमत्कार, सी है उक्ति विपर्यय और डी ऑप्शन है गाइज उक्ति सादृश्यता। तो गाइज आपको हम बता दें कि इन पंक्तियों में जिस भावाभिव्यंजना का प्रयोग हुआ है वो है गाइज ऑप्शन नंबर ए उक्ति वैचित्र, ऑप्शन नंबर बी उक्ति चमत्कार और ऑप्शन नंबर सी उक्ति विपर्यय। इन भावाभिव्यंजना का इन पंक्तियों में प्रयोग हुआ है गाइज, लेकिन यहाँ पर जो उक्ति सादृश्यता है इसका इसमें प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि गाइज जब किसी बात को सीधे शब्दों में न कहकर किसी उक्ति के द्वारा स्पष्ट किया जाता है तो वहाँ पर उक्ति वैचित्र्य होता है। और उक्ति चमत्कार वहाँ पर होता है जब कथन में चमत्कार या अलंकारिकता का भाव उत्पन्न होता है। और उक्ति विपर्यय वहाँ पर होता है जब कहे गए कथन का सीधा सीधा अर्थ नहीं प्राप्त होता है और इसी को हम उलटबासी भी कहते हैं। और यह तीनों भावाभिव्यंजना उपर्युक्त पंक्तियों में पाई गई है गाइज। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी गाइज, इसके उत्तर को देख लेते हैं। और इस प्रश्न का गाइज सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2 ए, बी और सी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ गाइज। यह पहला वाला नहीं है,
ओनली ये ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज हमारा अगला प्रश्न है, और प्रश्न है कि मीराबाई के पदों में मुख्य है, और ऑप्शन नंबर ए है गाइज अपूर्व भाव विह्वलता, बी है रहस्यानुभूति, सी है आत्मसमर्पण, और डी है भागवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। तो गाइज जो डी वाला ऑप्शन है यह तो बिल्कुल ही सही होगा। यह मीराबाई के पदों में मुख्य रूप से पाया जाता है भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। और गाइज जो ये सी वाला है आत्मसमर्पण, यह भी मीरा के पदों में पाया जाता है। लेकिन गाइज यह जो ऑप्शन नंबर बी है रहस्यानुभूति, यह मीरा के पदों में नहीं पाया जाता। और ये जो ऑप्शन नंबर ए है अपूर्व भाव विह्वलता, यह मीरा के पदों में पाया जाता है। तो गाइज हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, सी और डी। तो हम चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। तो गाइज प्रश्न संख्या 30 है खड़ी बोली शब्द का प्रयोग, और ए ऑप्शन है साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन है कि दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, गाइज यह भी बात बिल्कुल सही कहा जा रहा है। और जो सी ऑप्शन है कि खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, गाइज यह भी बिल्कुल सही है। और यह जो डी ऑप्शन है कि खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, गाइज यह बिल्कुल गलत है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बहुत सारे कवियों ने खड़ी बोली में ही अपनी कहानियां हों या जो कुछ भी निबंध वगैरह वो खड़ी बोली में ही लिखे हैं। तो गाइज यह ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया कि लोक साहित्य खड़ी बोली में बिल्कुल नहीं है, गाइज यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो गाइज हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 3, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, बी और सी, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइस प्रश्न संख्या 31 है निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है। और गाइस ऑप्शन नंबर ए है कामाध्यात्मक की समस्या, बिल्कुल सही है। और जो बी ऑप्शन है पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, गाइज यह भी बिल्कुल सही है। और जो सी ऑप्शन है युद्ध दर्शन, गाइज यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन यह जो सुधारवाद है गाइज यह रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित नहीं है। तो गाइज जो ऑप्शन नंबर डी है यह गलत है, और ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो गाइज हम देख लेते हैं कि तीनों ऑप्शन किस में दिए गए हैं। तो वो गाइज दिए हैं ए, बी, सी ऑप्शन नंबर 2 में। तो हमारा जो सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हुआ। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वासायन अज्ञेय से है। और ए ऑप्शन है आत्मचेतस, बिल्कुल आत्मचेतस से अज्ञेय जी का संबंध बिल्कुल है। और जो बी ऑप्शन है कि विचार कविता, यह बात बिल्कुल गलत है। अज्ञेय जी का संबंध विचार कविता से बिल्कुल नहीं है। और जो सी ऑप्शन है बावरा अहेरी, गाइज यह तो इनकी रचना ही है अज्ञेय जी का, तो यह बिल्कुल सही है कि बावरा अहेरी अज्ञेय से संबंधित है। और जो डी ऑप्शन है जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग, गाइज यह भी बात बिल्कुल सही है, इससे भी अज्ञेय जी संबंधित है। तो गाइज चलिए हम इसके उत्तर को देख लेते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 4, ए, सी और डी, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए गाइज हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की कहानी के पात्र हैं। और ए ऑप्शन है गाइज लहना सिंह, बी है पंडित बुद्धिराम, सी है अमीना और डी है सुनंदा। तो गाइज ये जो पंडित बुद्धिराम हैं ये प्रेमचंद जी के कहानियों के पात्र हैं। और जो अमीना है गाइज यह भी ईदगाह की पात्र है। तो गाइज सही उत्तर हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। और गाइज आप लोगों ने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंडित बुद्धिराम यह बूढ़ी काकी कहानी के पात्र हैं और इनके लेखक हैं प्रेमचंद। वहीं गाइज जो अमीना है वो ईदगाह कहानी के पात्र हैं, जो कि गाइज क्लास 6 के हिंदी के किताब में दिया हुआ है। और गाइज इसके लेखक हैं प्रेमचंद, और लहना सिंह उसने कहा था का पात्र है, और गाइज लेखक हैं गुलेरी। और वहीं सुनंदा पत्नी कहानी का पात्र है और लेखक हैं जैनेन्द्र। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। और गाइज प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। और ए ऑप्शन है कृष्णचंद्र, बी है सोफिया, सी है हरिप्रसन्न और डी है गजाधर। तो गाइज जो ए है कृष्णचंद्र
यह प्रेमचंद्र जी के उपन्यास के पात्र हैं। और गाइज जो बी ऑप्शन सोबिया है यह भी प्रेमचंद्र जी के उपन्यास का पात्र है। और गाइज जो ऑप्शन नंबर डी है गजाधर, यह भी प्रेमचंद जी के उपन्यास का पात्र है। लेकिन हरिप्रसन्न गाइज यह सुनीता कहानी का पात्र है और इसके उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र। तो गाइज हमारा सही उत्तर होता है गाइज ऑप्शन नंबर 3। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, बी और डी। सॉरी गाइज, यहाँ पर जो गजाधर है यह बिल्कुल सही है, ये तो मैंने बोला ही था लेकिन ट्रिक गलत लगा दिया था। और यह जो हरिप्रसन्न है यह सुनीता उपन्यास का पात्र है और रचयिता है जैनेन्द्र। और जो ए, बी और डी है कृष्णचंद्र, सोफिया और गजाधर, ये मुंशी प्रेमचंद्र जी के उपन्यास के पात्र हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। और ए ऑप्शन है आलोक पर्व, बी ऑप्शन है माटी हो गई सोना, सी ऑप्शन है विचार और वितर्क और डी ऑप्शन है कुछ उथले कुछ गहरे। तो गाइज चलिए हम इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो गाइज यह जो डी नंबर ऑप्शन है कुछ उथले कुछ गहरे, गाइज यह गुलाब राय की रचना है। वहीं गाइज माटी हो गई सोना, यह जो रचना है वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का। और जो गाइज यह है आलोक पर्व और विचार और वितर्क, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। तो गाइज चलिए सही उत्तर को देख लेते हैं। और गाइज सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर पहला, ए और सी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ आलोक पर्व और विचार और वितर्क। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं। और गाइज ए ऑप्शन है अपने अपने पिंजरे, बी ऑप्शन है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ और सी ऑप्शन है गाइज मेरी पत्नी और भेड़िया और डी ऑप्शन है गर्दिश के दिन। तो गाइज जो मुड़ मुड़ कर देखता हूँ गाइज यह रचना है राजेंद्र यादव जी का। और वहीं गाइज गर्दिश के दिन यह रचना है कमलेश्वर जी का, जो कि आत्मकथा विधा की रचना है। लेकिन गाइज जो यह ऑप्शन नंबर पहला है कि अपने अपने पिंजरे, यह मोहनदास नैमिष की रचना है। और मेरी पत्नी और भेड़िया गाइज यह डॉक्टर धर्मवीर भारती का दलित आत्मकथा है। तो गाइज हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का, सॉरी गाइज ऑप्शन नंबर ए और सी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हुआ। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो गाइज अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है। और गाइज ऑप्शन नंबर ए है मादाम बावेरी, बी है जॉन लॉक, सी है सैमुअल पी हंटिंगटन और डी ऑप्शन है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। तो जो गाइज डी ऑप्शन जो है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, यह जो है इन्हें आधुनिक मानव विज्ञान का पिता कहा जाता है। और गाइज जो सी नंबर का ऑप्शन है सैमुअल पी हंटिंगटन, गाइज यह एक राजनैतिक वैज्ञानिक माने जाते हैं। और वहीं गाइज जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी मादाम बावेरी और जॉन लॉक, गाइज यह यथार्थवाद से संबंधित हैं। तो गाइज हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए और बी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हुआ। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज प्रश्न संख्या 38 है निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं। और ए ऑप्शन है डिक्टेटर, बी है संग्राम, सी है बड़े खिलाड़ी और डी ऑप्शन है प्रेम की वेदी। तो गाइज हमारा सही उत्तर यहाँ पर हुआ ऑप्शन नंबर पहला, जो ऑप्शन नंबर बी और डी है यह इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हुआ कि संग्राम और प्रेम की वेदी यह प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया नाटक है। लेकिन गाइज जो डिक्टेटर है और बड़े खिलाड़ी हैं, गाइज डिक्टेटर के जो नाटककार हैं वो हैं बेचन शर्मा उग्र और जो बड़े खिलाड़ी के नाटककार हैं वो हैं उपेंद्र नाथ। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी बिल्कुल अच्छी लगी होगी। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के आप ताकि इस चैनल पर वीडियो देख सकें और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइज आप प्रीवियस ईयर के पिछले बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को जा करके प्ले लिस्ट में पढ़ सकते हैं। तो गाइज जरूर जा करके आप प्ले लिस्ट में उन वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो गाइज अगला प्रश्न है साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं। ए ऑप्शन है साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है, बी ऑप्शन है साधारणीकरण
आलंबनत्व धर्म का होता है। सी ऑप्शन है साधारणीकरण के लिए भोजिकत्व व्यापार अनिवार्य है। और डी ऑप्शन है साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है। तो गाइज यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, यह बात बिल्कुल सही है। और गाइज जो यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है कि साधारणीकरण के लिए भोजिकत्व व्यापार अनिवार्य है, यह भी बिल्कुल सही है। और बाकी के जो ये ऑप्शन है कि साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है, तो गाइज यह बात बिल्कुल गलत है। और जो ए ऑप्शन है कि साधारणीकरण रसा स्वाद के बाद की प्रक्रिया है, तो यह भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा सही उत्तर होता है गाइज ऑप्शन नंबर 3। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हुआ बी और सी, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज यहाँ पर प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 40 और कहा जा रहा है कि नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद उक्त काव्यांश के लिए कौन से कथन सही है। और ए ऑप्शन है इसमें अलंकार ध्वनि है, गाइज बिल्कुल भी सही बात है। और बी ऑप्शन है यह रस ध्वनि का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। और सी ऑप्शन है इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, बिल्कुल सही है। और जो डी ऑप्शन है कि यह लक्षण लक्षणा पर आधारित है, गाइज यहाँ पर यह चारों ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। लेकिन यहाँ पर गाइज कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं दिख रहा है। तो गाइज इस प्रश्न को एनटीए ने जांच से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि इस पंक्ति में जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी इस पंक्तियों में उपलब्ध हैं। तो गाइज यह प्रश्न बिल्कुल यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो गलत हैं। तो गाइज हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज प्रश्न संख्या 41 है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम है। और पहला ऑप्शन है चित्रावली, मृगावती, चंदायन, अनुराग बांसुरी। बी ऑप्शन है मृगावती, चित्रावली, चंदायन, अनुराग बांसुरी। सी जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो है चंदायन, मृगावती, अनुराग बांसुरी, चित्रावली। और जो चौथे नंबर का ऑप्शन है चंदायन, मृगावती, चित्रावली, अनुराग बांसुरी। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और गाइज बेल आइकन को प्रेस करना न भूलेगा। गाइज आप प्ले लिस्ट में जा करके प्रीवियस ईयर से संबंधित बहुत सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो गाइज प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को जरूर देखिएगा और जेआरएफ एजुकेशन से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पर चंदायन का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1369 ईस्वी। और मृगावती का प्रकाशन वर्ष है 1501 ईस्वी। चित्रावली का है 1613 ईस्वी। और अनुराग बांसुरी का है 1764 ईस्वी। तो गाइज इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 4। इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही उत्तर हुआ जो ऑप्शन नंबर 4 है गाइज, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हुआ चंदायन, मृगावती, चित्रावली और अनुराग बांसुरी। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 42 है और प्रश्न है कि जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम है। और पहला ऑप्शन है दादू मलुकदास, गुरु नानक, सुंदर दास। और दूसरा ऑप्शन है गुरु नानक, दादू मलुकदास, सुंदर दास। तो गाइज गुरु नानक का जो जन्म काल है वो है 1469 ईस्वी, दादू दयाल का 1544 ईस्वी और मलुकदास का 1574 ईस्वी। और जो सुंदर दास है उनका जन्म काल है गाइज 1596 ईस्वी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हुआ गुरु नानक, दादू मलुकदास और सुंदर दास। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 43 नंबर का है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कृति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम है। और पहले नंबर का ऑप्शन है श्रुति मिश्र, देव, भूषण, जसवंत सिंह। दूसरे नंबर का ऑप्शन है भूषण, जसवंत सिंह, देव और श्रुति मिश्र। और तीसरे नंबर का गाइज ऑप्शन है भूषण, देव, श्रुति मिश्र, जसवंत सिंह। और चौथे नंबर का ऑप्शन है देव, श्रुति मिश्र, भूषण, जसवंत सिंह। तो गाइज हमारा जो सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हुआ गाइज भूषण का जन्म समय है गाइज 1613 ईस्वी, वहीं जसवंत सिंह का 1627 ईस्वी और देव का 1673 ईस्वी, वहीं गाइज श्रुति मिश्र का 1680 ईस्वी और 1690 ईस्वी के बीच में माना जाता है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप कि आप लोग को ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी और प्लीज़ गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज प्रश्न संख्या 44 है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ए नंबर का ऑप्शन है श्रीधर पाठक, अयोध्या सेन उपाध्याय, हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और राम नरेश त्रिपाठी। तो गाइज जो हमारा पहला ऑप्शन है यही बिल्कुल सही उत्तर हुआ इस प्रश्न का।
गाइज पहले नंबर पे आते हैं श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी, और दूसरे नंबर पे हरिऔध 1865 ईस्वी, तीसरे नंबर पे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883 ईस्वी, और जो चौथे नंबर पर आते हैं वो हैं राम नरेश त्रिपाठी 1889 ईस्वी। तो चलिए गाइज हम इसके आंसर को देख लेते हैं, और हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर पहला ही इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और राम नरेश त्रिपाठी। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज प्रश्न है प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। और पहले नंबर का ऑप्शन है उर्वशी, कनुप्रिया, कामायनी, यशोधरा। दूसरे नंबर का है यशोधरा, कामायनी, कनुप्रिया, उर्वशी। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं यशोधरा का प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी, वहीं कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी, कनुप्रिया का 1959 ईस्वी, और जो उर्वशी है इसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। तो गाइज हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ यशोधरा, कामायनी, अनुप्रिया और उर्वशी। यहाँ पर अनुप्रिया नहीं बल्कि कनुप्रिया हुआ होगा, जो कि मिस्टेक है थोड़ा। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज हमारा अगला नंबर का प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। और गाइज प्रश्न है प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। और गाइज पहले नंबर का ऑप्शन है निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा, मिलन यामिनी। दूसरे नंबर का है प्रणय पत्रिका, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, जाल समेटा। तीसरे नंबर का है मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, निशा निमंत्रण, जाल समेटा। और चौथे नंबर का ऑप्शन है निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका और जाल समेटा। तो गाइज जो ऑप्शन नंबर 4 है यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। गाइज निशा निमंत्रण का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1938 ईस्वी, वहीं गाइज मिलन यामिनी इसका प्रकाशन वर्ष है 1950 ईस्वी, और गाइज प्रणय पत्रिका इसका प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी, और जाल समेटा का प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम है। पहले नंबर का ऑप्शन है मधुबाला, प्रलय की छाया, पटकथा, असाध्य वीणा। दूसरे नंबर का है पटकथा, असाध्य वीणा, मधुबाला, प्रलय की छाया। तीसरे नंबर का ऑप्शन है प्रलय की छाया, मधुबाला, असाध्य वीणा और पटकथा। वहीं गाइज चौथे नंबर का ऑप्शन है प्रलय की छाया, पटकथा, मधुबाला और असाध्य वीणा। तो गाइज हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हुआ। गाइज प्रलय की छाया का प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी, वही मधुबाला का 1936 ईस्वी, और असाध्य वीणा का 1961 ईस्वी, और पटकथा का प्रकाशन काल है गाइज 1972 ईस्वी। और पटकथा के जो काव्यकार हैं, जो ग्रंथकार हैं, जो लेखक हैं वो हैं धूमिल, और असाध्य वीणा के अज्ञेय, वहीं मधुबाला के बच्चन, और प्रलय की छाया के जयशंकर प्रसाद। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। और पहले नंबर का ऑप्शन है दिव्या, जहाज का पक्षी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। तो गाइज जो पहला नंबर का ऑप्शन है यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। गाइज दिव्या का प्रकाशन वर्ष है 1945 ईस्वी, रचनाकार है यशपाल, और वहीं जहाज का पक्षी इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी, और रचनाकार है इला चंद्र जोशी, और अमृत और विष के रचनाकार हैं अमृत लाल नागर, और प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी। वहीं पहला पड़ाव का प्रकाशन वर्ष है 1976 ईस्वी, और रचनाकार है श्रीलाल शुक्ल। तो चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ। तो गाइज अगले नंबर का प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। और पहले नंबर का ऑप्शन है गाइज परिंदे, राजा निर्बंसिया, उसने कहा था एक टोकरी भर मिट्टी। दूसरे नंबर का ऑप्शन है राजा निर्बंसिया, उसने कहा था परिंदे एक टोकरी भर मिट्टी। तीसरे नंबर का ऑप्शन है उसने कहा था एक टोकरी भर मिट्टी, राजा निर्बंसिया, परिंदे। और चौथे नंबर का ऑप्शन है एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था राजा निर्बंसिया और परिंदे। तो गाइज ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन वर्ष है गाइज 1901 ईस्वी, वहीं उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी, और इसके कहानीकार है गाइज गुलेरी, और राजा निर्बंसिया का प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी, और कहानीकार हैं कमलेश्वर। वहीं परिंदे का प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी, और इसके कहानीकार हैं निर्मल वर्मा। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। और पहला ऑप्शन है गाइज कला का जोखिम, आस्था और सौंदर्य, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल। दूसरा ऑप्शन है अशोक के फूल, श्रृंखला की कड़ियाँ, आस्था और सौंदर्य, कला का जोखिम। और तीसरा ऑप्शन है श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, आस्था और सौंदर्य, कला का जोखिम। और चौथा ऑप्शन है आस्था और सौंदर्य, कला का जोखिम, अशोक के फूल, श्रृंखला की कड़ियाँ। तो गाइज जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 3। तो गाइज
श्रृंखला की कड़ियाँ, इसका प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी। और निबंधकार है महादेवी वर्मा। वहीं अशोक के फूल का प्रकाशन वर्ष 1948 ईस्वी, जिसके निबंधकार हैं द्विवेदी जी। और समय और सौंदर्य का प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी और निबंधकार हैं रामविलास शर्मा। वहीं गाइस कला का जोखिम का प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी और इसकी रचनाकार हैं गाइस निर्मल वर्मा। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइस प्रश्न संख्या 51 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम है। और पहला ऑप्शन है व्योमकेश दरवेश, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, आवारा मसीहा। दूसरा ऑप्शन है आवारा मसीहा, व्योमकेश दरवेश, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही। तीसरा ऑप्शन है कलम का मजदूर, आवारा मसीहा, व्योमकेश दरवेश, कलम का सिपाही। और चौथा ऑप्शन है कलम का सिपाही और कलम का मजदूर, आवारा मसीहा और व्योमकेश दरवेश। तो गाइस हमारा सही उत्तर हुआ इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4। इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही उत्तर हुआ। तो गाइस कलम का सिपाही का प्रकाशन वर्ष है 1962 ईस्वी और ग्रंथकार हैं अमृत राय और इसमें प्रेमचंद जी का जीवनी का वर्णन किया गया है। वहीं कलम का मजदूर इसके लेखक हैं मदन गोपाल और इसमें भी प्रेमचंद जी के बारे में लिखा गया है। और आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी और गाइस इसका जो ग्रंथकार है वो है विष्णु प्रभाकर और इसमें शरद चंद्र जी का वर्णन किया गया है। और व्योमकेश दरवेश का प्रकाशन वर्ष है 2011 ईस्वी और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित है और इसके ग्रंथकार है गाइस विश्वनाथ त्रिपाठी निराला जी। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइस हमारा अगले नंबर का प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है। और गाइस ऑप्शन नंबर ए है, पहला नंबर का ऑप्शन है सेतुबंध, 1 दूनी 1, 8वां सर्ग, रति का कंगन। और गाइस ऑप्शन नंबर 2 है 8वां सर्ग, सेतुबंध, रति का कंगन और 1 दूनी 1। और ऑप्शन नंबर 3 है सेतुबंध, 8वां सर्ग, 1 दूनी 1, रति का कंगन और चौथे नंबर का है 8वां सर्ग, सेतुबंध, 1 दूनी 1 और रति का कंगन। तो गाइस हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 3। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हुआ गाइस सेतुबंध का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1972 ईस्वी, 8वां सर्ग का 1976 ईस्वी, 1 दूनी 1 का 1987 ईस्वी और रति का कंगन का 2011 ईस्वी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइस प्रश्न संख्या 2 है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। और ऑप्शन ए है कवि सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी साहित्य का आदिकाल, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। दूसरे नंबर का ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आदिकाल, कवि सुमित्रा नंदन पंत, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। तीसरा ऑप्शन है मिथक और साहित्य, कवि सुमित्रा नंदन पंत, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। चौथे नंबर का ऑप्शन है भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, मिथक और साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कवि सुमित्रा नंदन पंत। तो गाइस हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2। इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही उत्तर हुआ गाइस हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसके जो रचनाकार है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी और पंत जी के रचना का प्रकाशन वर्ष है 1976 ईस्वी, कवि सुमित्रा नंदन पंत, इसका प्रकाशन वर्ष 1976 ईस्वी और इसके कीर्तिकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। और मिथक और साहित्य का प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी और इसके जो रचनाकार हैं वो है नगेंद्र जी। और भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास का प्रकाशन वर्ष है 2001 ईस्वी और ये रचना है गाइज रामविलास शर्मा का। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। पहला ऑप्शन है नई कविता, जयशंकर प्रसाद, कवि निराला, आधुनिक साहित्य। दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, कवि निराला, नई कविता। तीसरा ऑप्शन है आधुनिक साहित्य, कवि निराला, जयशंकर प्रसाद, नई कविता। चौथा ऑप्शन है कवि निराला, आधुनिक साहित्य, नई कविता और जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर हुआ गाइस हमारा ऑप्शन नंबर 2। इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही उत्तर हुआ जयशंकर प्रसाद। गाइस जयशंकर प्रसाद नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष गाइस 1940 ईस्वी। वहीं गाइस जो आधुनिक साहित्य है इसका प्रकाशन वर्ष 1950 ईस्वी। और कवि निराला, गाइस कवि निराला का प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी और नई कविता का प्रकाशन वर्ष गाइस 1976 ईस्वी। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
और प्रश्न संख्या 55 है गाइज, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। पहला ऑप्शन है वामन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ, और दूसरा ऑप्शन है विश्वनाथ, कुंतक, मम्मट, वामन। तो गाइज जो हमारा पहला ऑप्शन दिख रहा है वामन, कुंतक, मम्मट और विश्वनाथ, गाइज यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हुआ, ऑप्शन नंबर पहला। गाइज वामन इनका कालक्रम है 8वीं सदी का उत्तरार्ध, कुंतक का 10वीं सदी का उत्तरार्ध और मम्मट का 11वीं सदी का उत्तरार्ध, वहीं गाइज विश्वनाथ का 14वीं सदी का पूर्वार्ध। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज हमारा अगला प्रश्न है, तो गाइज अगला प्रश्न है, निर्देश दिए गए हैं 56 से 75 तक के प्रश्नों के 2 कथन दिए गए हैं और स्थापना और तर्क के रूप में दिया गया है। तो हमें सही कोड को पहचान करके उसका उत्तर देना है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं गाइज स्थापना को। और स्थापना में कहा जा रहा है कि जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी वास्तविक होता है। गाइस बिल्कुल सही बात है। और जो तर्क दिया गया है, क्योंकि हम हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो गाइस हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही सही उत्तर हुआ। यहाँ पर दोनों ही बातें बिल्कुल सही कही जा रही हैं। तो हम चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो गाइस अगला प्रश्न है और देखिए क्या कहा जा रहा है कि साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। बिल्कुल सही बात है। और तर्क में कहा जा रहा है क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो गाइस हमारा जिस ऑप्शन में दोनों सही होंगी वही हमारा उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2, यह इसी ऑप्शन में दोनों ही बातें सही कही गई हैं, तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है और स्थापना दिया गया है भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, यह बात बिल्कुल सही है। और तर्क दिया जा रहा है क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है और व्यक्ति उपभोक्ता है। गाइज इसको हमने पिछले भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हम इसको पढ़ चुके हैं। तो गाइज आप लोग को आंसर इसका बिल्कुल आ रहा होगा। यहाँ पर दोनों ही बात बिल्कुल सही कही जा रही है। तो गाइज हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 3, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हुआ। यहाँ पर दोनों ही बातें सही कही गई हैं। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज यहाँ पर स्थापना में कहा जा रहा है कि दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है, एकदम गलत बात है। और जो दूसरा कहा जा रहा है वो है क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है, यह भी बात बिल्कुल गलत कही गई है। तो गाइज हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर दोनों ही बातें गलत कही गई हैं। तो देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। और देखिए गाइज व्याख्या में लिखा गया है दलित साहित्य का वैचारिक आधार दलितों के जीवन और उनकी समस्याओं पर केंद्रित है। दलित लेखन आत्मानुभूति का लेखन माना जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलित साहित्यकार का संबंध आम्बेडकरवाद से स्थापित किया है। यह अपनी शैली एवं विचार के आधार पर मार्क्सवाद से मेल रखता है, लेकिन इसका वैचारिक पक्ष मार्क्सवाद से नहीं आया है। दलित साहित्य में वर्ग संघर्ष की हिमायत नहीं की गई है। इसमें समाज व्याप्त जाति आधारित भेदभाव, असमानता, छुआछूत केंद्रित किया गया है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न गाइस प्रश्न संख्या 60 है और स्थापना कहा जा रहा है कि अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है। बिल्कुल गलत है। और जो तर्क दिया जा रहा है क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है, यह बात बिल्कुल सही कहा जा रहा है। तो इस हिसाब से गाइज हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हुआ। और चलिए गाइज इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो गाइज व्याख्या में कहा जा रहा है कि अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण का नहीं बल्कि मनुष्य को उसके प्रकृत रूप में स्थापित एवं विकसित होने देने का दर्शन है। यह मनुष्य की व्यक्तिगता की वकालत करता है और अस्तित्ववाद का मूलाधार ही व्यक्तिक स्वच्छंदता है। इसलिए यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइस स्थापना कहा जा रहा है वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति के अंतः प्रकृति में निहित संचयन नहीं है, यह बात बिल्कुल गलत है। और जो तर्क दिया जा रहा है कि इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट है, यह भी बात गलत है। तो हमारा सही उत्तर हुआ गाइज ऑप्शन नंबर 3, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हुआ। यहाँ पर दोनों ही बात बिल्कुल गलत कही गई है। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। और गाइज कहा जा रहा है
कि हम जानते हैं कि मनुष्य के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का विशेष योगदान है। मनोवैज्ञानिक इन दोनों को विकास का मूल मानते हैं। वासना या संस्कार वंशानुक्रम का बहुत हद तक दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय है। भारतीय आचार्यों की मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक और चेतन की अवधारणा से पुष्ट नहीं है। अतः गाइस यहाँ पर जो दोनों तर्क और स्थापना दिए गए हैं दोनों ही गलत हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइस 62 नंबर का प्रश्न है, किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गांधीर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। तो गाइज यह बात बिल्कुल यहाँ पर गलत कही जा रही है। और देखिए इसका तर्क देख लेते हैं कि तर्क में क्या कहा जा रहा है। और तर्क कह रहा है क्योंकि उपर्युक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावनात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हम देख लेते हैं कि पहला गलत और दूसरा सही किस ऑप्शन में है। तो गाइज वो है ऑप्शन नंबर 2 में। तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2। ए गलत लेकिन आर सही है। तो चलते हैं इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। और गाइज व्याख्या में कहा जा रहा है कि काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, स्थायी भावों को तथा सौंदर्य, रहस्य, गांधीर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है, ये भाव एवं भावनाएं सिर्फ एक ही व्यक्ति से संबंध नहीं रखती हैं बल्कि इनका संबंध अन्य व्यक्तियों के हृदय से संबंधित होता है। मनुष्य एक विशेष प्राणी है, उसके पास पठन, लेखन और श्रवण एवं वाचन का विशेष गुण है। यह सभी क्षमताएं अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती। क्या गाइस, अगर चिड़ियों को हम पढ़ाना लिखाना सिखा दें और जितनी सारी हरकतें या यूँ कहें कि जितनी भी क्रियाएं मनुष्य करते हैं और वो सभी जो जानवर हैं वो सभी करें, तो क्या यह संभव है? यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो वही कहा जा रहा है कि यह जो क्षमता होती है वो मनुष्यों में होती है लेकिन अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती है। इसलिए उपर्युक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक पर प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर जो पहला है वो गलत, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइस हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। और प्रश्न कह रहा है स्थापना में कि यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। गाइस यह बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर देखिए दूसरा तर्क में कहा जा रहा है कि क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाट कर नाट्य कार्य अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। गाइस यह भी बिल्कुल गलत है, किया जा सकता है। तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर दोनों ही बातें गलत कही जा रही हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हुआ। दोनों ही बातें गलत हैं। तो चलिए हम इसके व्याख्या को देख लेते हैं। और गाइस व्याख्या में कहा जा रहा है यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित नहीं है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। एकांकी नाटक का ही एक रूप भेद है जिसमें संपूर्ण नाटक एक अंक का होता है। इसमें सीमित पात्र होते हैं और यह कम समय में अभिनीत किया जा सकता है। और पूर्णकालिक नाटक कई अंकों में होते हैं और यह विस्तारपूर्ण होते हैं। अभिनय की दृष्टि से इन नाटकों में काट छाट करके नाटकीय संघर्ष के केंद्रीय बिंदु को समाहित करते हुए पूर्ण विकास प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा सकता है। तो ऊपर की जो लाइनें दी गई थी गाइज वो बिल्कुल ही गलत है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गाइज प्रश्न संख्या 64 है। और स्थापना में कहा जा रहा है कि वस्तु में सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिल्लोलित कर सकता है। और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है, एक ऐसा संवेदन है जो द्रष्टव्य के सौंदर्य से चालित और हिल्लोलित होने की योग्यता देता है। सही है। और जो तर्क दिया जा रहा है वो देखिए, क्योंकि दृष्टा और द्रष्टव्य में एक ही समान धर्मी तत्व अंतर्निहित हैं। तो यह भी बात बिल्कुल सही है। तो गाइस हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर पहला। यहाँ पर दोनों ही बातें सही हैं। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइस हमारा 65 नंबर का प्रश्न है। और कहा जा रहा है कि नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है। बिल्कुल सही है, एक गतिशील पाठ है नाटक। और जो तर्क में कहा जा रहा है क्योंकि वह लिखा कभी जाए, खेला वर्तमान में जाता है। यह भी बिल्कुल सही कहा जा रहा है। तो हमारा सही उत्तर हुआ गाइज ऑप्शन नंबर पहला। यहाँ पर दोनों ही बातें सही कही जा रही हैं। तो हम चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। और गाइज प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को आप जा करके
प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर नेट जेआरएफ से संबंधित प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, बिल्कुल हल सहित। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो गाइस देखिए, हमारा अगले नंबर का प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 और स्थापना है कविता में विचित्र प्रेम निजी होता है। बिल्कुल यह बात गाइस यहाँ पर गलत कही जा रही है, निजी नहीं होता। और जो दूसरा है क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है, गाइस यह भी बिल्कुल गलत है। प्रेम सामाजिक भाव बिल्कुल है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हुआ गाइस ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, यह बिल्कुल सही उत्तर हुआ। और गाइस देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। कविता में विचित्र प्रेम निजी नहीं होता है, उसमें निजी अनुभूतियों का समावेश तो हो सकता है लेकिन वह सामाजिक क्रिया व्यवहार का चित्रण है। प्रेम एक सामाजिक भाव है, अतः यहाँ पर दोनों ही गलत दिए गए हैं, स्थापना और तर्क। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइस प्रश्न संख्या 67 है चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है। बिल्कुल सही है। और देखिए इसका तर्क क्या करा है, क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। गाइज यह बिल्कुल गलत है। तो हमारा सही उत्तर हुआ गाइज ऑप्शन नंबर 2, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही उत्तर हुआ। गाइज चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। और व्याख्या में कहा जा रहा है चेतना बुद्धि और समझ है, यह ज्ञान मूलक मनोवृत्ति है। चेतना मन की वह शक्ति है जिसमें जीव या प्राणी की आंतरिक और बाह्य सही या गलत आदि तत्वों या बातों का अनुभव या भान होता है। इस प्रकार चेतना अनुभूति की सघनता है, चिंतन की पराकाष्ठा है। अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदना मात्र से ही नहीं है, इसमें बुद्धि का मूल योगदान है। अतः जो ए है वो सही है, लेकिन जो आर रीजन दिया गया है वो गलत है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गाइस 61 नंबर का प्रश्न है और स्थापना दिया गया है श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। यह बिल्कुल गलत है। और जो तर्क है वो कह रहा है कि क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से हुई श्रद्धे तक पहुंचती है। गाइज यह बात बिल्कुल सही कही जा रही है। तो हमारा सही उत्तर हुआ ए गलत और आर सही। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 3 में है गाइज। तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 3, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हुआ। तो चलिए इसके व्याख्या को हम देख लेते हैं। और गाइज व्याख्या में कहा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने निबंध श्रद्धा भक्ति में लिखते हैं कि प्रेम का कारण बहुत कुछ अंतर्निर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है और आलंबन भी होता है। क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती है और श्रद्धे तक पहुंचती है और प्रीति में प्रिय पर से होती हुई उसके कर्मों आदि पर आ जाती है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए गाइस प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कि छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है और तर्क कर रहा है, इसलिए उसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना न के बराबर है। तो गाइस यहाँ पर दोनों ही बात बिल्कुल गलत कही जा रही है। तो इसका सही उत्तर हुआ गाइस ऑप्शन नंबर 4, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हुआ। इसके व्याख्या को देख लेते हैं गाइस। और इसका व्याख्या करा है कि छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का ही काव्य नहीं, इसमें प्रकृति प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम, रहस्यवादिता एवं दार्शनिक चिंतन का भी समावेश है। इसमें राष्ट्र बोध है, आध्यात्मिक चेतना भी है। इसीलिए यहाँ पर दोनों ही बात जो ऊपर कही जा रही है वो गलत है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज ऑप्शन जो 70 नंबर का प्रश्न है उसमें स्थापना कहा जा रहा है ए में। और कहा जा रहा है कि भक्ति को सा परानुरक्ति रीश्वरे कहा गया है। बिल्कुल सही है। और तर्क कहा जा रहा है कि इसलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया। यह भी बात बिल्कुल सही है। तो हमारा सही उत्तर हुआ गाइज ऑप्शन नंबर 3, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही उत्तर हुआ। और देखिए गाइज यह जो सूत्र ऊपर लिखा गया है, यह सांडिल्य सूत्र में भक्ति को सा परानुरक्तिरीश्वर कहा गया है, अर्थात भगवान में परम अनुरक्ति भक्ति है। भक्त के लिए भक्ति न केवल साधन बल्कि साध्य है, इसलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो हम चलते हैं। और देखिए गाइज प्रश्न संख्या 71 है और प्रश्न है कि स्थापना दिया गया है और स्थापना में कहा जा रहा है कि मानव और प्रकृति के बीच का समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। सही है। और जो तर्क है वो कहा जा रहा है क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव
कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। यह भी बिल्कुल सही है। तो गाइस हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 4। इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही उत्तर हुआ। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइस प्रश्न है, स्थापना में कहा जा रहा है कि स्वच्छंदतावाद, छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है। तो गाइस यह बिल्कुल गलत है। स्वच्छंदतावाद, छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय नहीं है। और देख लेते हैं तर्क क्या कह रहा है। क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। गाइस यह बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 2। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं गाइस। और व्याख्या में कहा जा रहा है कि स्वच्छंदतावाद छायावाद या रहस्यवाद का पर्याय नहीं है। यह स्वतः स्फुरित आत्मानुभूति है। स्वच्छंदतावादी कल्पना के स्वच्छंद प्रवाह में विश्वास करता है। कल्पना के साथ रहस्यवादिता का भी समावेश हो जाता है। स्वच्छंदतावाद द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रक्रिया स्वरूप वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइस अगला प्रश्न है, और गाइस प्रश्न संख्या 73 है। और कहा जा रहा है कि अद्वैतवाद अध्यात्मत्व का विस्तार है। यह बात यहाँ पर बिल्कुल सही कही जा रही है। और जो तर्क है वो कहा जा रहा है क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। बिल्कुल यह गलत है। तो सही उत्तर हुआ गाइस ऑप्शन नंबर 1। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हुआ। इसकी व्याख्या को हम पढ़ लेते हैं। और व्याख्या देखिए, व्याख्या में कहा जा रहा है कि अद्वैतवाद ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या पर आधारित है, पर आत्मा और परमात्मा दोनों को एक ही मानता है। आत्म तत्व का विस्तार अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद जीव और जगत की पृथक सत्ता को नहीं स्वीकार करता। यह जीव, आत्मा और परमात्मा के एकत्व में जगत अर्थात की माया को बाधा मानता है। तो गाइस यहाँ पर ए सही और आर गलत है। तो हम इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आज का वीडियो आप लोग को पसंद आए। आई होप गाइस आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइस प्रश्न संख्या 74 है। स्थापना है, आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है। बिल्कुल सही। और तर्क दिया जा रहा है क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। यह भी बात बिल्कुल सही है। तो गाइस हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 3। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हुआ। यहाँ पर दोनों ही बातें सही कही जा रही हैं। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 75। और गाइस प्रश्न है, और गाइस प्रश्न संख्या 75 नंबर का प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा है कि देशभक्ति, संस्कृति, राग चरित्रों की उदात्तता, भाषिक गरिमा और लंबी कालावधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। बिल्कुल सही बात है। और तर्क दिया जा रहा है साथ ही उसमें ब्रेख्त के महानाट्य एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती हैं। यह बिल्कुल गलत बात है, नहीं मिलती। तो सही उत्तर हुआ गाइज ऑप्शन नंबर 4। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो चलते हैं इसकी व्याख्या को जान लेते हैं। और गाइज व्याख्या कह रहा है, व्याख्या में कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक ऐतिहासिकता की पृष्ठभूमि पर आधारित है। चंद्रगुप्त नाटक में लगभग 22 वर्षों की कथा समाहित है। देशभक्ति, संस्कृति, चरित्र की उदात्तता, भाषा का तत्कालीन समावेश, लंबी कालावधि आदि के विस्तार के कारण चंद्रगुप्त नाटक महाकाव्य के गुण से युक्त और औदात्य गुण नाटक है। ब्रेख्त ने नाटकीय रंगमंच की जगह महाकाव्यात्मक रंगमंच एपिक थिएटर को स्थापित किया, जो दर्शकों के अनुभव को सहलाने की जगह उनकी तर्क क्षमता को उत्तेजित करता है। ब्रेख्त यथार्थवाद के पक्षधर नहीं है। चंद्रगुप्त में ब्रेख्त के महानाट्य की संपूर्ण विशेषताएं नहीं मिलती। तो गाइज यहाँ पर पहला सही था और दूसरा गलत। तो गाइज हम